बाजार में 20 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव रखने वाले हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दिग्गज व्हाइट ऑक कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया साहब। और आशीष जी व्हाइट ऑक कैपिटल के सीईओ तो ही हैं और 8 साल उन्होंने लगभग मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में एमडी सीईओ के तौर पर काम किया है। और साथ ही आपने डिग्री हासिल की है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन पॉलीमर साइंसेज पुणे यूनिवर्सिटी से, और मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ NMIMS से किया है। आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। शुरुआत करते हैं बाजार के मूड माहौल के साथ ही। हफ्ते भर में एकदम ऐसे तस्वीर बदल गई हो वैसा लग रहा है, थोड़ी जान में जान लौटी है। तो सर अभी ये क्या करें, राहत महसूस करें या कॉन्फिडेंस कि भाई हो गया सब, पूरा जितना होना था वापस नहीं होगा? नहीं, सो एक्चुअली अनिल जी, मतलब राहत डेफिनेटली है कि भाई नॉट ऑल इज लॉस्ट। क्योंकि थोड़े दिन पहले तो इस तरीके की बात हो रही थी कि भाई सारे FIIs बेच देंगे, सब निकल जाएंगे और सारा माल हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके की एकदम एक्सट्रीम वाली बातें हो रही थी, पैनिक वाली बातें। तो डेफिनेटली रिलीफ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम लोग को ज़्यादा आगे एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, थोड़े दिन पहले ऐसा लग रहा था कि भाई डोमेस्टिक सारे कंडीशंस इंप्रूव हो रहे हैं, RBI पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हमारा काफ़ी टैक्स कलेक्शन का डेटा। सो काफ़ी सारे डोमेस्टिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे थे, GDP अपग्रेड वगैरह। सो काफ़ी डोमेस्टिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे थे और मार्केट आप देखिए बिलो 22,000 इस तरीके का। सो कहीं न कहीं पे कुछ चीज़ें जब सस्ती होने लगती हैं तो एक बाइंग लौटती है। लेकिन आगे जाकर और अनसर्टनिटीज है। अभी तो हमको देखना है कि भाई 2 अप्रैल के बाद ये टैरिफ्स वगैरह का क्या सिनेरियो होता है। US की अगर मार्केट गिरने लगती है, या US का आर्थिक आर्थिक जो US की कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन अगर वो डिटीरियरेट होती है, वहाँ का मार्केट अगर खराब होता है, तो काफ़ी सारी अनसर्टनिटीज है यहाँ पे। डोमेस्टिक कंडीशन ज़रूर इंप्रूव हो रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाहर का जो एक ओवरहैंग, वो तो रहेगा थोड़े समय के लिए। बाहर की तकलीफ तो है। अब बाहर की तकलीफ सबसे बड़ी 2 अप्रैल वाली है, जब ट्रंप साहब टैरिफ का ऐलान करेंगे। क्या असर पड़ सकता है हम पर, ये बताएं सर। तो अनिल जी, एक्चुअली अगर आप देखें, पहली बात यह है कि अगर आप जनरली US इकोनॉमी या ये कंडीशंस की बात करें, तो देखिए वहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग काटने की, गवर्नमेंट को डाउनसाइज करने की, गवर्नमेंट के जितने कमर्शियल प्रेमाइसेस है उसमें से काफ़ी लौटा के एम्प्टी करने की। तो एक तरीके से भारी कॉरपोरेट स्टाइल में जो कॉस्ट कटिंग बोलते हैं, आर्थिक व्यवस्था के लेवल पे कॉस्ट कटिंग की वो लोग बात कर रहे हैं, तो उसका अलग असर पड़ेगा। दूसरी चीज, मैं आता हूँ टैरिफ्स पे, लेकिन दूसरी चीज आप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ChatGPT आया, तब से वहां पे एक बरकरार आपको तेजी दिख रही थी। अब उसके ऊपर थोड़े कम से कम सवाल तो उठ रहे हैं कि भाई आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इस पे क्या रिटर्न ऑन इक्विटी बनेगी। क्योंकि सामने डीप सीक बता रहा है कि भाई जो चीज़ आप 100 मिलियन में करते थे, हम तो वो 6 मिलियन में कर दिए, तो आप ये इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हो। तो दो वो दो अलग क्वेश्चंस उठ रहे हैं वहां पे। और अब तीसरी चीज ये टैरिफ्स की है। तो टैरिफ्स का देखिए, अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और निगोशिएशन चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इनका जो टक्कर है वो तो चाइना के साथ है। और जरूर ये बात है कि भाई किस तरीके से होगा। तो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो कैपेक्स करने वाले हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो तो डेफिनेटली बैकफुट पे रहेंगे। कोई नया इन्वेस्टमेंट या कोई नया बिजनेस इनिशिएटिव वर्ल्ड ओवर ऐसा होगा, एक अनसर्टेनिटी होगी। क्योंकि सबसे बड़े से बड़े जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है, अमेरिका और चाइना है। और अगर इनका एक तरीके से फेस ऑफ या कन्फ्रंटेशन या अनसर्टेनिटी है कि भाई किस तरीके से मामला सेटल होगा, तो डेफिनेटली उससे ग्लोबली इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो डेफिनेटली एक क्लाउड में आता है। और फिर अगर हम इंडिया पे आते हैं, तो आई थिंक इंडिया का अगर आप देखें, तो जो बोलते हैं कि सब सही सही तरीके के साउंड्स या नॉइजेस हमको सुनने को मिल रहे हैं। तो इंडिया का असर शायद कम हो, लेकिन अगर ग्लोबली आर्थिक व्यवस्था एक तरीके से स्पिन में है, और ग्लोबली अगर बिजनेस क्लाइमेट में एक अनसर्टेनिटी है, तो मार्केट का माहौल तो उससे बिगड़ता ही है। तो डोमेस्टिक कंडीशंस और इंडिया और US का जो फ्री ट्रेड का बात है, उस पे लेस कंसर्न है। ग्लोबल कंडीशंस पे ज्यादा कंसर्न, और उस पे ज्यादा नजर रखनी चाहिए हमको। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब एक चीज़ और है जो आखिरी ट्रिगर शायद भारतीय बाजारों के लिए मजबूती का था, बाकी सब तो माइक्रो मैक्रो फैक्टर ठीक हो रहे थे। FI नहीं लौट रहे थे, लौटे तो हैं पिछले कुछ दिनों से। भरोसा किया जाए कि रहेंगे या अभी भी रिस्क है? नहीं अनिल जी, मेरे को लगता है प्लस माइनस होने का रिस्क है। क्योंकि अब देखिए, जैसे अब पिछले थोड़े दिनों में हमने देखा कि भाई रुपया गिरना बंद हो गया। US में डॉलर डॉलर इंडेक्स और डॉलर
अब देखिए ये भी डॉलर इंडेक्स भी नीचे हमको देखने को मिला, और डॉलर ने अपनी स्ट्रेंथ भी छोड़ दी है, वहां पे यील्ड्स भी नीचे आए हैं। तो ये सारे, और इमर्जिंग मार्केट्स में, इंडिया में तो पिछले 4-5 दिन में पैसा लौटा है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स में उन्होंने रिलेटिव बेसिस चाइना को देखें या दूसरे कुछ कंट्रीज को देखें, तो हमको मार भी, देखिए उनको 4-5 साल से मार पड़ रही थी, हमको पिछले 5-6 महीनों में मार पड़ी है। वहां पे रिकवरी जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो गई, और हमारे यहाँ पे पैसा अब जाकर के मार्च में आया है। लेकिन कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यूएस मार्केट में गिरावट होगी, यूएस के यील्ड्स गिरेंगे, डॉलर गिरेगा, पैसा इमर्जिंग मार्केट में रीएलोकेट होगा, इस तरीके का एक सेंटिमेंट या इस तरीके का एक माहौल जरूर बना है। लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल मुझे नहीं लगता है स्ट्रेट लाइन में जाएगा। फिर से जो मैंने चीजें डिस्क्राइब किया, ऐसा कुछ हुआ, एक रिस्क ऑफ वाला समझो माहौल आया, तो फिर से मार्केट में थोड़ी उथल पाथल हो सकती है। तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में जैसे हमने बोला, एनकरेजिंग डेवलपमेंट है, हमारे डोमेस्टिक फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, हम फिर से एफआईएस के रडार पे भी आ रहे हैं, वो सारा का सारा पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी जो अनसर्टनिटीज हैं, इसकी वजह से बार बार हमको बैक एंड फोर्थ देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक बात है। अच्छा, अब एक सवाल ये कि वो लोग जो मिस कर गए, पैसा लगाना था नीचे, अब सोचे क्या करें, और दूसरे वो लोग जो सोचे थे फंस गए, अब भाव आ रहे, क्या करें, दोनों तरह के निवेशकों की दुविधा दूर करें सर। तो जो लोग पैसा नहीं लगा पाए हैं, उनकी मुझे नहीं लगता है कि कोई ट्रेन या बस छूट गई है। मौका मिलेगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऊंच नीच होती रहेगी आने वाले 3-6 महीने, तो उनको मौके मिलेंगे। और हम तो काफी समय से लोगों को बोल रहे हैं कि भाई अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो आप जल्दी में मत रहिए, 6 महीने का जैसा हम बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर करिए, और अगर मार्केट जल्दी गिरेगा तो आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन पैसा स्प्रेड करके लगाइए, पहली बात। दूसरी चीज, जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है, जैसे आप देखिए पिछले साल बहुत सारा पैसा लोगों का थीमेटिक फंड्स में लग गया, या बहुत सारा पैसा ऊपर के लेवल में कुछ ऐसे जगह पे लग गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो, जब ये मार्केट में एक बाउंस बैक आता है, तो पोर्टफोलियो को रिव्यू और रीबैलेंस करने का अच्छा मौका होता है। समझो कि आप किसी चीज में, आपको लग रहा है कि भाई मैं ये चीज में ओवर एक्सपोज हो गया, या मुझे रिग्रेट है कि भाई ये मुझे सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड में जाके नहीं फंसना चाहिए था, या मेरे पोर्टफोलियो में 100 में से 70% स्मॉल कैप नहीं होना चाहिए था। अगर इस तरीके का रिग्रेट है, या इस तरीके का पोर्टफोलियो में इम्बैलेंस बन गया है, या आप चाहते हैं कि भाई एक से निकल के दूसरे में जाए, पोर्टफोलियो को ब्रॉड बेस करें, बैलेंस करें, क्योंकि पिछले 3-4 साल में स्वाभाविक सी बात है सबके पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड, सेक्टर फंड, वैल्यू फंड, सिक्लिकल, कॉन्ट्रा, पीएसयू, ये ज्यादा हो गया है। अब मार्केट का 60-70% वैसे भी बैंकिंग, आईटी, फार्मा, कंज्यूमर, लार्ज कैप, ये सब बड़ी बड़ी चीजें हैं जो पिछले 3 साल में आउट ऑफ फैशन था। तो जिसको भी पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है, रीएलोकेट करना है, उनके लिए ऐसा जो मौके जैसे आज आ रहे हैं, ये बढ़िया मौका है कि भाई अगर आपको लगता है आप फंस गए तो आप रीबैलेंस कर लो। तो जिनको रीबैलेंस करना है उनको तो हर एक मार्केट में हर एक उछाल का फायदा लेना चाहिए रीबैलेंस करने के लिए, और जिनको पैसा लगाना है उनको आने वाले 3 से 6 महीने में स्प्रेड करना चाहिए। अच्छा सर, अब पैसा कहाँ लगाया जाए इस बाजार में, क्या है आपकी राय? तो अनिल सर, एक्चुअली अगर आप देखें तो ये एक हेट्रोजीनियस बोलते हैं या स्टॉक पिकिंग मार्केट हो गया, मतलब आपको कोई डायरेक्टली ऐसा कोई ट्रेंड्स, अगर आप देखें पिछले 3-4 साल, तो बस आप दो टिक बॉक्स कर दीजिए, पीएसयू और स्मॉल कैप, ये दो टिक बॉक्स कर दिया तो फिर कौन सा स्टॉक ले लिए, इट डजेंट मैटर। तो ऐसे कुछ ट्रेंड्स पिछले 3-4 साल में सिक्लिकल्स को लेकर के, पीएसयूज को लेकर के चल रहे थे, जहाँ पे स्टॉक पिकिंग का रेलेवेंस कम था, आप किस क्षेत्र में है नहीं है उसी से सारा डिसीजन हो जाता था। लेकिन अभी का वो माहौल नहीं है। अभी आप देखिए हर सेक्टर में कुछ ना कुछ चल रहा है। मार्केट कैप में अगर आप देखें तो लार्ज कैप में फिर से रिकवरी आई है, क्वालिटी में रिकवरी आई है सिक्लिकल्स और वैल्यू के मुकाबले। तो मार्केट हेट्रोजीनियस हो गया, स्टॉक पिकर्स मार्केट हो गया। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई पहली बात तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके डाइवर्सिफाई करिए। आपका पोर्टफोलियो अगर मैदान के किसी छोर में या मैदान के किसी कॉर्नर में पड़ा हुआ था, पोर्टफोलियो को मैदान के बीच में लाइए, पहली बात। दूसरी चीज, अगर आप सेक्टर्स वगैरह की बात करें तो पिछले थोड़े समय से रिपीटेटिव हो रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है कि जो बड़े सेक्टर्स हैं जैसे फाइनेंशियल्स हैं, इसके ऊपर, और फाइनेंशियल्स का हर एक क्षेत्र, ना ही जस्ट बड़े बैंक्स, अक्रॉस द बोर्ड, तो ये एक चीज पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरा चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जो मार्केट की गिरावट में कम गिरा है, या मार्केट की गिरावट में जिसने आउट परफॉर्म किया है, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पास्ट विनर्स को एवरेज करने की ज्यादा कोशिश नहीं करें तो बेटर रहेगा। ठीक बात है, बिल्कुल। तो ये आपके लिए बिल्कुल राय आशीष सर की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन में बातचीत की। जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के लिए बहुत बहुत